वर्चुअल क्लासरूम सत्र में सभी सीखने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का जो मिशन है वो बहुत ही स्पष्ट और बेहद रोमांचक है। हमारे पास मानव स्वास्थ्य तथा रोग विषय पर आधारित कुछ अत्यंत विस्तृत पीडीएफ नोट्स हैं। बिल्कुल। और आज हम इन नोट्स के पन्नों में बहुत गहराई से उतरेंगे, मतलब हर एक महत्वपूर्ण जानकारी को बाहर निकालेंगे। हम इस पीडीएफ की हर एक लाइन को एकदम सरल भाषा में डिकोड करेंगे ताकि कोई भी अहम जानकारी बिल्कुल न छूटे। हाँ, और इस चर्चा को न केवल ज्ञानवर्धक बल्कि एक अद्भुत अनुभव बनाने के लिए हमने एक बहुत ही खास तरीका अपनाया है। यहाँ हमारे सामने एक अत्याधुनिक होलोग्राफिक सिस्टम है। जी। तो इस प्रणाली के जरिए जो 3D विजुअल्स, स्लाइड के ट्रांजिशन और मुख्य सामग्री उभर कर आएगी, उसे डिकोड करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। और मैं बीच बीच में कुछ विश्लेषणात्मक सवाल उठाऊंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, परीक्षा के नजरिए से जो बिंदु सबसे ज्यादा अहम है उन पर मैं जोर दूंगी। क्योंकि देखिए, ये जानकारी केवल किसी परीक्षा को पास करने के लिए नहीं है, बल्कि मानव शरीर की इस इतनी जटिल कार्यप्रणाली को समझने के लिए भी बेहद रोचक है। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस प्रक्रिया को शुरू करते हैं। मैं पहली स्लाइड को एक्टिवेट कर रहा हूँ। जरा इस शानदार 3D मॉडल को देखिए। ये हवा में तैरता हुआ मानव शरीर का एक पारदर्शी प्रतिरूप है। इसमें फेफड़े और आंतें बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, जो आधा हिस्सा नीले रंग में और आधा लाल रंग में चमक रहा है। ये काफी आकर्षक लग रहा है ना? ये विजुअल स्वास्थ्य और रोग के बीच के उस नाजुक संतुलन को दर्शाता है जिस पर हमारी पूरी जिंदगी टिकी है। पीडीएफ की शुरुआत WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा से होती है। हाँ, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके मुताबिक स्वास्थ्य का अर्थ केवल किसी बीमारी का न होना नहीं है। एक प्राणी का शरीर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह से अच्छा होना चाहिए। वहीं रोग की परिभाषा ये दी गई है कि शरीर की सामान्य अवस्था में किसी भी प्रकार का असामान्य परिवर्तन या दुर्बलता आ जाना ही रोग कहलाता है। यहाँ जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है वो है WHO का विस्तृत दृष्टिकोण। उन्होंने स्वास्थ्य की परिभाषा में सिर्फ शारीरिक ढांचे को ही नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक पहलुओं को क्यों शामिल किया? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। मतलब अगर हम इसे गहराई से समझें तो इंसान कोई अलग थलग काम करने वाली मशीन तो है नहीं। तनाव, सामाजिक अलगाव या मानसिक चिंताएं सीधे हमारे इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करती हैं। और यहाँ परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए एक स्पष्ट अलर्ट है। जी बिल्कुल, बताएं। WHO की परिभाषा लिखते समय इन तीनों घटकों यानी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक का उल्लेख करना बिल्कुल अनिवार्य है। इनमें से एक भी शब्द छूटा तो परिभाषा तकनीकी रूप से अधूरी मानी जाएगी और अंक कट सकते हैं। ये बहुत ही काम की टिप है। चलिए अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। जरा इस अगले 3D विजुअल पर नजर डालते हैं। यहाँ एक विशाल DNA डबल हेलिक्स का चित्र है जो एकदम गहरे लाल रंग में पल्स कर रहा है। ये सीधे तौर पर हमारी आनुवांशिकी को दर्शाता है। यह स्लाइड मानव रोगों के वर्गीकरण के बारे में है। जी, रोगों को बांटा गया है इसमें। हाँ, रोगों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला प्रकार है जन्मजात रोग। नाम से स्पष्ट है कि ये वे रोग हैं जो जन्म से ही शरीर में मौजूद होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं। बिल्कुल। नोट्स में इसके 3 मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला है जीन में उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन, जिसके उदाहरण हीमोफीलिया, वर्णांधता और सिकल सेल एनीमिया हैं। दूसरा कारण गुणसूत्रीय असामान्यताएं हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। और तीसरा है वातावरणीय कारक, जिसके तहत कटा हुआ होठ या कटा हुआ तालू जैसी स्थितियां आती हैं। यहाँ पर एक बहुत ही तार्किक सवाल दिमाग में आता है। पूछिए। जब हम वातावरणीय कारकों की बात करते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि कटा हुआ होंठ हमेशा माता-पिता से ही वंशागत होता है या फिर ये बाहरी वातावरण पर निर्भर करता है? असल में ये बाहरी वातावरण से ज्यादा गर्भावस्था के दौरान के वातावरण पर निर्भर करता है। भ्रूण के विकास के दौरान गर्भाशय का आंतरिक वातावरण, पोषण की कमी या किसी हानिकारक रसायन का प्रभाव इन विकारों का कारण बनता है। सही कहा। और परीक्षा के नजरिए से यहाँ अक्सर उलझन पैदा होती है। सीखने वालों को जीन उत्परिवर्तन से होने वाले रोग और गुणसूत्रीय असामान्यताओं के विशिष्ट उदाहरणों के बीच का अंतर बहुत स्पष्ट रूप से याद रखना चाहिए। इन दोनों श्रेणियों को आपस में मिलाना अंकों का भारी नुकसान करा सकता है। बिल्कुल, ये सावधानी रखनी चाहिए। आइए अगली स्लाइड पर ध्यान दें।
ये विजुअल कुछ अलग है। हाँ, इस स्लाइड में 2 3D पारदर्शी मानव आकृतियां अगल-बगल खड़ी हैं और उनके बीच हरे रंग के वायरस या बैक्टीरिया का आदान प्रदान होते हुए दिखाया गया है। ये तो संक्रमण को दिखा रहा है। सही पहचाना। यह दृश्य दूसरे मुख्य प्रकार यानी उपार्जित रोगों को बड़ी खूबसूरती से समझाता है। उपार्जित रोग वो हैं जो इंसान जन्म के बाद अपने जीवन काल में किसी न किसी कारण से ग्रहण करता है। इन्हें फिर से 2 हिस्सों में बांटा गया है। जी। पहला है संक्रामक या संचरणीय रोग, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत आसानी से फैलते हैं। अब इन संक्रामक रोगों के भी प्रसार के आधार पर 2 प्रकार हैं। एक है संसर्गज रोग, जो सीधे शारीरिक संपर्क से फैलते हैं, जैसे दाद, चेचक, खसरा और कुष्ठ रोग। और दूसरा है असंसर्गज रोग, जो भौतिक कारकों जैसे हवा, पानी, भोजन या वाहकों द्वारा फैलते हैं। उदाहरण के लिए हैजा, मलेरिया, प्लेग और हेपेटाइटिस। इस बिंदु पर संसर्गज और असंसर्गज के प्रसार के तरीके में सबसे बड़ा तकनीकी अंतर समझना जरूरी है। हाँ, ये अंतर बहुत अहम है। संसर्गज में संक्रमण के लिए किसी तीसरे माध्यम की जरूरत नहीं होती, बस संक्रमित व्यक्ति या सतह को छूना ही काफी है। जबकि असंसर्गज में हमेशा एक वाहन या माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे वो दूषित पानी हो या कोई कीट जैसे मच्छर। और यहाँ परीक्षा के लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट है। जी। इन दोनों श्रेणियों के सटीक उदाहरण अक्सर भ्रमित करने के लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों में दिए जाते हैं, जैसे कुष्ठ रोग एक संसर्गज रोग है, जबकि प्लेग जो पिस्सू से फैलता है वो एक असंसर्गज रोग है। इनकी सूचियां एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। बहुत ही शानदार व्याख्या। चलिए अब अगली स्लाइड को देखते हैं। ये विजुअल तो सीधे मस्तिष्क से जुड़ा है। हाँ, यहाँ न्यूरल नेटवर्क के साथ एक चमकते हुए 3D मानव मस्तिष्क का बहुत ही जटिल चित्र है। यह स्लाइड उपार्जित रोगों के दूसरे प्रकार यानी असंक्रामक या असंचरणीय रोगों पर केंद्रित है। ये वे बीमारियां हैं जो छूने या साथ रहने से एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती, जैसे रतौंधी और कैंसर। इसके तो कई प्रकार होते हैं। पीडीएफ में इन्हें 7 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, क्षयकारक रोग, जहां अंगों का काम न करना शामिल है, जैसे मिर्गी या हृदय रोग। दूसरा, अल्पता रोग, जो पोषक तत्वों या हार्मोन की कमी से होते हैं, जैसे मधुमेह, बेरी और घेंगा। तीसरा प्रकार प्रत्युर्जक रोग यानी एलर्जी है। चौथा कैंसर है, जो ऊतकों की असमान वृद्धि के कारण होता है। पांचवा है मानसिक विकार, जो तनाव के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे अवसाद, सिर दर्द, पागलपन और स्मृति कमजोर होना। छठा प्रकार वातावरणीय कारकों से जुड़ा है, जैसे पराबैंगनी किरणें या प्रदूषण, जैसे गर्मी में नमक की कमी। और सातवां प्रकार है बुरी आदतें, जैसे धूम्रपान या असंतुलित जीवन शैली से मोटापा और यकृत रोग। इन 7 श्रेणियों को देखकर एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। वो क्या बुरी आदतों से होने वाले रोग समय के साथ क्षयकारक रोगों में बदल सकते हैं? विज्ञान के अनुसार बिल्कुल बदल सकते हैं। लगातार असंतुलित जीवन शैली अंततः हृदय जैसे अंगों को इतना नुकसान पहुंचाती है कि वे क्षयकारक स्थिति में पहुंच जाते हैं। यही बात समझनी है। परीक्षा के लिए ये स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है। असंक्रामक रोगों के 7 प्रकार और उनके सामने दिए गए विशिष्ट उदाहरणों का मिलान करने वाले प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो इन्हें अच्छे से याद कर लेना चाहिए। बिल्कुल। अब अगली स्लाइड का विश्लेषण करते हैं। जी। देखिए, यहाँ हवा में तैरते हुए 3D वायरस और बैक्टीरिया के विस्तृत चित्र हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी माइक्रोस्कोप के अंदर झांक रहे हों। सच में ये काफी वास्तविक लग रहा है। संक्रामक रोग मुख्य रूप से विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि और कवकों द्वारा होते हैं। यहाँ रोगजनक की परिभाषा दी गई है कि वे सूक्ष्म जीव जिनसे रोग होता है। इसके तुरंत बाद विषाणु जनित मानव रोगों की सूची है, जिसमें इन्फ्लुएंजा, पीतज्वर, हेपेटाइटिस, रेबीज, डेंगू, खसरा, एड्स, हर्पीज, पोलियो आदि शामिल हैं। इस परिभाषा को पढ़ते ही ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि सभी सूक्ष्म जीव रोगजनक नहीं होते। हाँ, ये एक आम गलतफहमी है। बिल्कुल। हमारे शरीर की आंतों में और त्वचा पर लाखों ऐसे बैक्टीरिया मौजूद हैं जो हमारे लिए फायदेमंद है। रोगजनक कहलाने के लिए क्या शर्त है? शर्त यह है कि उस सूक्ष्म जीव को शरीर में बीमारी पैदा करनी ही होगी। परीक्षा के दृष्टिकोण से विषाणु जनित रोगों की इस पूरी सूची को याद रखना MCQs यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं और एक विशिष्ट बीमारी को देखते हैं। हाँ, यहाँ नीले रंग का एक 3D वायरस है, जिस पर गुलाबी रंग के स्पाइक्स या कांटे लगे हैं।
ये तो इन्फ्लुएंजा का वायरस लग रहा है। एकदम सही। इसका रोगजनक ऑर्थोमिक्सो विषाणु है। इसका संक्रमण खांसने या छींकने के बिंदु कणों यानी ड्रॉपलेट से होता है। लक्षण काफी जाने पहचाने हैं, जैसे ठंड लगना, बुखार, खांसी और छींकना। इसके उपचार में कुछ खास दवाएं भी होंगी? जी, उपचार में पेनिसिलिन या स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन के इंजेक्शन प्रबलता कम करते हैं। कपड़े उबलते पानी से धोना चाहिए। एमांटाडीन औषधि का प्रयोग किया जाता है और तेज बुखार में गीले कपड़े की पट्टी का उपयोग बताया गया है। यहाँ पर विज्ञान की एक छोटी सी पहेली छुपी है। कैसी पहेली? चूंकि ये एक वायरल संक्रमण है, तो इसमें पेनिसिलिन का उपयोग प्रबलता कम करने के लिए क्यों किया जाता है, जबकि पेनिसिलिन तो एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया को मारती है? बहुत ही उम्दा सवाल। दरअसल वायरल संक्रमण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत कमजोर कर देता है, जिससे अन्य जीवाणु संक्रमण आसानी से हमला कर सकते हैं। एंटीबायोटिक इन्हीं जीवाणुओं को रोककर रोग की जटिलता को कम करते हैं। बिल्कुल सही। और परीक्षा के लिए अलर्ट ये है कि रोगजनक का नाम जो ऑर्थोमिक्सो विषाणु है और एमांटाडीन औषधि का नाम, ये दोनों परीक्षा के लिए बेहद अहम है। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। यह लिवर का मॉडल है। हाँ, इस स्लाइड में यकृत का बहुत ही शानदार 3D मॉडल है, जिसमें A, B, C, D और E को दर्शाते हुए 5 अलग-अलग रंग के नोड्स चमक रहे हैं। यकृत में सूजन ही हेपेटाइटिस है और ये 5 प्रकार का होता है। इनके फैलने का तरीका क्या है? संक्रमण के मार्ग के बारे में PDF स्पष्ट करती है कि A और E सामान्यतः मुख से प्रवेश करते हैं। B और D दूषित रक्ताधान, अपरा द्वारा माता से शिशु में और संक्रमित साथी से लैंगिक संबंध से फैलते हैं, और C भी दूषित रुधिर चढ़ाने से फैलता है। ट्रांसमिशन रूट के आधार पर A और E और B, C, D के बीच जो स्पष्ट अंतर है, वो इनकी गंभीरता के बारे में क्या संकेत देता है? ये सीधा संकेत है कि रक्त के माध्यम से फैलने वाले B, C और D बहुत अधिक गंभीर और क्रॉनिक होते हैं। बिल्कुल। और परीक्षा अलर्ट ये है कि हेपेटाइटिस A और E के मुख से प्रवेश करने वाले मार्ग को अच्छे से याद रखें। ये अक्सर सवाल में फंसाने के लिए पूछा जाता है। आइए हेपेटाइटिस की ही अगली स्लाइड को समझें। यहाँ कुछ टेस्ट ट्यूब्स दिख रही हैं। हाँ, यहाँ एक रैक में रखी 3D ब्लड टेस्ट ट्यूब्स और एक सिरिंज दिखाई दे रही है। लक्षण हैं उल्टी आना, यकृत का बढ़ जाना और ज्वर। परीक्षण के लिए SBT, SGPT और ELISA टेस्ट बताए गए हैं। उपचार के बारे में क्या लिखा है? उपचार में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और कम प्रोटीन व वसा वाला भोजन शामिल है। शारीरिक संबंध बनाते समय कॉन्डम का उपयोग, इंटरफेरॉन दवाओं का उपयोग और टीकाकरण की सलाह दी गई है। यकृत की बीमारी में कम प्रोटीन और कम वसा वाला भोजन खाने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि यकृत जब सूजा हुआ होता है तो वो वसा और प्रोटीन को ठीक से पचा नहीं पाता, उसे आराम की जरूरत होती है। एकदम सटीक जवाब। परीक्षा के लिए SBT, SGPT और ELISA की फुल फॉर्म्स अक्सर पूछी जाती हैं। इन्हें लिखकर याद कर लेना चाहिए। चलिए अब अगली स्लाइड को देखते हैं। यह जुकाम से जुड़ी लग रही है। जी हाँ, यहाँ एक 3D राइनो विषाणु और साथ में एक नेजल स्प्रे की बोतल का चित्र है। यह साधारण जुकाम है, इसका रोगजनक राइनो विषाणु है। संक्रमण छींकने या खांसने के बिंदुकोणों से और उपयोग की गई वस्तुओं से होता है। लक्षण तो सबको पता ही होते हैं इसके। बिल्कुल। छींकना, खांसना, गले में दर्द, नाक बंद होना, सांस लेने में दिक्कत। उपचार में साफ सफाई, हाथ धोना, एस्पिरिन और एंटीहिस्टामाइन औषधियों का उपयोग और नेजल स्प्रे का उपयोग बताया गया है। मेरा एक विश्लेषणात्मक सवाल है, क्या एस्पिरिन और एंटीहिस्टामाइन का उपयोग सीधे वायरस को खत्म करता है या सिर्फ लक्षणों से राहत देता है? यह वायरस को नहीं मारता है, ये केवल सूजन कम करके लक्षणों से राहत देता है। वायरस से शरीर का इम्यून सिस्टम ही लड़ता है। सही। और परीक्षा के लिए याद रखें कि साधारण जुकाम के रोगजनक राइनो विषाणु का नाम महत्वपूर्ण है। इसे इन्फ्लुएंजा वाले वायरस से मिक्स ना करें। अब PDF में दिए गए क्रम का ध्यान रखते हुए हम सीधे 5वीं स्लाइड यानी रेबीज पर बढ़ते हैं। ये विजुअल काफी गंभीर लग रहा है। हाँ, इस स्लाइड में एक मानव सिर का 3D चित्र है, जिसमें मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र लाल रंग में चमक रहा है, और पास ही एक रैप्डो वायरस है। रोगजनक रैप्डो विषाणु है। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का गंभीर रोग है। ये तो मुख्य रूप से जानवरों से फैलता है। जी, संक्रमण कुत्ते तथा बंदर के काटने से उनकी लार द्वारा होता है। लक्षण बहुत भयानक हैं। शरीर में उत्तेजना, मस्तिष्क की कोशिकाओं व मेरुरज्जु का नष्ट होना, सिर में तीव्र दर्द, तीव्र ज्वर,
छाती की मांसपेशियों में ऐंठन और पानी से घबराहट, जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। इसके टीके के बारे में क्या जानकारी है? उपचार में पालतू जानवरों का टीकाकरण अहम है और इंसानों में पहले 14 टीके लगते थे, अब केवल 6 खुराक दी जाती हैं। वायरस के शरीर में प्रवेश करते ही उत्तेजना का उत्पन्न होना मस्तिष्क के किस हिस्से के प्रभावित होने का संकेत है? ये दिखाता है कि वायरस सीधे न्यूरॉन्स को हाईजैक करके अनियंत्रित सिग्नल भेज रहा है। बिल्कुल। परीक्षा अलर्ट में 2 बातें बहुत जरूरी हैं। टीकों की संख्या में जो 14 से 6 का बदलाव हुआ है उसे याद रखें और रोगजनक रैप्डो विषाणु का नाम पक्का कर लें। आइए अगली स्लाइड का विश्लेषण करें। यहाँ कुछ सुअरों के चित्र हैं वायरस के साथ। हाँ, यहाँ सुअर के चेहरों से घिरा हुआ एक 3D वायरस पार्टिकल है। ये स्वाइन फ्लू है। रोगजनक H1N1 विषाणु है। संक्रमण सूअरों के श्वसन तंत्र से इंसानों में होता है। कफ और बलगम के कण श्वसन के साथ प्रवेश करते हैं। इसके लक्षण क्या है? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या अधिक बुखार, कपकपी, सिरदर्द, भूख कम होना। इसका उद्भवन काल यानी इंक्यूबेशन पीरियड केवल 1 से 4 दिनों का होता है। उपचार में टीकाकरण और औषधियाँ जैसे ज़ेनामिविर या ओसिल्टामिविर हैं। उद्भवन काल का केवल 1 से 4 दिन होना इसके संक्रमण की दर को कैसे प्रभावित करता है? इतने कम समय का मतलब है कि वायरस बहुत तेजी से अपनी संख्या बढ़ाता है और मरीज जल्दी ही दूसरों को संक्रमित करने लगता है। एकदम सही। परीक्षा के नजरिए से H1N1 नाम और दोनों दवाओं के नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं, जहां हम जीवाणु जनित रोगों की बात करेंगे। विजुअल में क्या है? इस चित्र में आंत की दीवार का 3D विजुअल है, जिस पर बैक्टीरिया चिपके हैं और एक घरेलू मक्खी भी दिख रही है। जीवाणु जनित रोग आहार, जल, वायु और मिट्टी से फैलते हैं। पहली बीमारी है आंत्र ज्वर या टाइफॉइड, जिसे मियादी बुखार भी कहते हैं। बिल्कुल। रोगजनक साल्मोनेला टाइफी है। संक्रमण संदूषित भोजन, जल और मल मूत्र से होता है। इसमें मक्खियों की बड़ी भूमिका है। आंत की भित्ति क्षतिग्रस्त होती है। लक्षण क्या हैं इसके? बदन दर्द, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार, धीमी नाड़ी। बुखार के 3 सप्ताह का चक्र है। पहले हफ्ते बुखार और सिरदर्द, दूसरे में जीभ और होंठ पर पपड़ी और गंभीर अवस्था में तीसरे सप्ताह आंत से रुधिर निकलना शुरू हो जाता है। उपचार में विडॉल टेस्ट, शिशुओं को टैब का टीका और उबला पानी पीना शामिल है। टाइफाइड में बुखार के 3 सप्ताह के अलग-अलग चरण आंतों के संक्रमण की गहराई के बारे में क्या बताते हैं? ये बताता है कि जीवाणु परत दर परत आंत को भेदकर रक्त वाहिकाओं तक पहुंच जाते हैं। सही कहा। और परीक्षा के लिए साल्मोनेला, टाइफी, विडाल टेस्ट और टैब का टीका, ये तीनों बहुत जरूरी हैं। चलिए अगली स्लाइड को देखते हैं। यहाँ 3D फेफड़ों का चित्र है, जिसमें संक्रमण के पीले धब्बे चमक रहे हैं। यह वायुवाहित रोग है? जी। पहला निमोनिया है। रोगजनक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है। संक्रमण कम प्रतिरोधकता होने पर थूक या बर्तन से होता है। लक्षण है अचानक शरीर ठंडा होना, भूरे श्लेष्म के साथ खांसी आना। उपचार में सुपाच्य भोजन, विश्राम और पेनिसिलिन या एरिथ्रोमाइसिन प्रतिजैविक शामिल है। और दूसरा रोग? दूसरा है काली खांसी। रोगजनक बोडीटेला पर्टिसिस है। संक्रमण वायु द्वारा होता है। लक्षण सांस लेने में तकलीफ है। उपचार में बच्चों को DPT का टीका लगवाना और खांसते समय मुंह ढकना शामिल है। निमोनिया में भूरे श्लेष्म का बनना फेफड़ों के अंदर किस तरह के नुकसान का संकेत है? भूरा रंग असल में फेफड़ों के अंदर सूक्ष्म रक्तस्राव यानी छोटे पैमाने पर खून रिसने का संकेत है। बिल्कुल। परीक्षा के लिए दोनों के रोगजनकों के नाम और काली खांसी के लिए DPT का टीका जरूर याद रखें। आइए अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। यहाँ त्वचा में चुपती हुई एक 3D जंग लगी खील और साथ में TB के बैक्टीरिया का चित्र है। TB और टिटनेस दोनों एक साथ हैं? हाँ। पहला TB है रोगजनक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। थूकने छींकने से फैलता है। लक्षण वजन में कमी, रुधिर युक्त बलगम आना। उपचार साफ कमरा, BCG का टीका, स्ट्रेप्टोमाइसिन औषधि है। और टिटनेस? टिटनेस यानी धनुषस्तंभ मृदा जनित है। रोगजनक क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। संक्रमण त्वचा के घावों से होता है। शरीर के जोड़ों और मांसपेशियों में खिंचाव, खासकर जबड़े में होता है। तुरंत टिटेनस एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन। बच्चों को DPT या ट्रिपल वैक्सीन दी जाती है। टिटनेस का जीवाणु मिट्टी में एक ही तरह से जीवित रहते हैं? नहीं, टिटनेस के जीवाणु मिट्टी में स्पोर बना लेते हैं और सालों तक जिंदा रह सकते हैं। बहुत खूब।
एग्जाम अलर्ट ये है कि टीबी के लिए बीसीजी और टिटनेस के लिए डीपीटी के बीच बिल्कुल भ्रमित न हो। अब प्रोटोजोआ रोगों से जुड़ी अगली साइड पर चलते हैं। यहाँ एक 3D अमीबा जीव हवा में तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। अमीबी पेचिश के बारे में है ये। जी, रोगजनक एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है। संक्रमण घरेलू मक्खी द्वारा होता है। कब्ज, पेट में ऐंठन, रुधिर के थक्के वाला मल इसके लक्षण हैं। गंभीर अवस्था में पेट में अल्सर हो जाते हैं। बचाव का क्या उपाय दिया है? उपचार में हरी सब्जियों को पोटेशियम परमैंगनेट में भिगोना, उबला जल पीना शामिल है और एमेटीन एल्कलॉइड औषधि से आराम मिलता है। सब्जियों को धोने के लिए विशेष रूप से पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग क्यों सुझाया गया है? पानी काफी क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रोटोजोआ के कठोर आवरण को नष्ट कर देता है, जो सादा पानी नहीं कर सकता। बिल्कुल सटीक। परीक्षा के लिए एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका और एमेटीन एल्कलॉइड के नाम को प्रमुखता से नोट करें। अब इस डीप डाइव की अंतिम स्लाइड का विश्लेषण करते हैं। विजुअल में मच्छर दिख रहे हैं। हाँ, यहाँ 3D एनाफिलीज और एडीज मच्छरों के विस्तृत मॉडल हैं। साथ ही एक डीडीटी स्प्रे का कैन भी है। मलेरिया की बात करें तो 19वीं सदी तक गंदी व नम हवा को कारण माना जाता था, लेकिन असली रोगजनक एक कोशिकीय प्रोटोजोआन प्लाज्मोडियम है। संक्रमण मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है। और डेंगू? डेंगू प्रोटोजोआ स्लाइड पर है, लेकिन ये एक वायरस है। संक्रमण एडीज इजिप्टाई मच्छर से होता है। तेज बुखार, नेत्रों के पीछे भयानक दर्द होता है। परीक्षण एलिजा HAI PCR से होता है। उपचार में डीडीटी छिड़काव है और कोई प्रतिजैविक नहीं, केवल पैरासीटामोल लेते हैं। मलेरिया को 19वीं सदी तक गंदी हवा क्यों माना जाता था और डेंगू में आंखों के पीछे दर्द होने का क्या वैज्ञानिक कारण है? मलेरिया दलदली इलाकों की बदबूदार हवा से जुड़ा माना जाता था, क्योंकि तब मच्छर के बारे में नहीं पता था। और डेंगू में वायरस आंखों के पीछे की नसों में भारी सूजन पैदा करता है। एकदम सही। सबसे बड़ा परीक्षा अलर्ट मलेरिया, एनाफिलीज और प्रोटोजोवन से होता है, जबकि डेंगू एडीज और वायरस से। और डेंगू के टेस्ट परीक्षा के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हमने पूरी PDF के हर एक बिंदु का बहुत विस्तार से अध्ययन किया है। मानव शरीर और इन सूक्ष्म जीवों के बीच का ये संघर्ष सच में कितना जटिल और आश्चर्यजनक है। सच में। और इस चर्चा का समापन करते हुए सीखने वालों के लिए एक विचारणीय प्रश्न है। आज हमने देखा कि कैसे वायरस जैसे H1N1 या डेंगू लगातार नए तरीके खोज रहे हैं। जैसे जैसे हमारा पर्यावरण और जीवन शैली बदल रही है, तो भविष्य में उपार्जित रोग की कौन सी नई श्रेणियां बन सकती हैं? क्या हम अगली महामारी के लिए जैविक रूप से तैयार हैं? इस पर जरूर विचार करें।